दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? तो द लॉज लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक की बात करें या द लॉज की बात करें और स्टेट्समैन की बात करें, ये सभी प्लेटो के द्वारा लिखे गए थे। यानी द लॉज की रचना प्लेटो ने की है। यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन के संध्याकाल में लिखा। संध्याकाल का मतलब है अंतिम समय में लिखा, और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद यानी 347 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की सापेक्षता की जो स्वायत्तता है वो किससे जुड़ी है? ग्रामसी से, जो इटली के विचारक थे जिन्होंने प्रिजन डायरी पुस्तक जेल में लिखी थी। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना ग्रामसी के साथ जुड़ी है। ग्रामसी की गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। ग्रामसी का जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने अपना कुछ समय जेल में भी बिताया था। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुर्जुआ राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया था। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? तो सुखवादी दर्शन की बात जो है वेंथम के द्वारा की गई थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी सुखवादी दर्शन में उन्होंने ईसाई मानवतावादी मूल्य का भी परिचय कराया था। आप देख सकते हैं बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी है। ये बेंथम का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। कथन है हमारा, अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। और तर्क है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। यानी इसका जो है कथन, अभिकथन और तर्क दोनों राइट हो जाएंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपस में ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण जो है आधुनिकता से की गई है, पहले वाले स्टेटमेंट में। और दूसरे की बात करें, यहाँ पे इतिहास में संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण है दोनों का आपस में मेल नहीं है। आप देख सकते हैं अरविंदो ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया है, किंतु साथ ही इसे मानवतावादी रूप भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। और तर्क दिया गया है कि इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ये कौटिल्य का मानना था कि अधिकारी जो है, ठीक है, शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे, इसलिए उनको कौटिल्य के अनुसार सेना को 4 खंडों में अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, ये कहा था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मेल करते हैं। आप देख सकते हैं कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग हैं, पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़े की सेना और रथ वाली सेना। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए। एक होनी चाहिए उत्साह की शक्ति, दूसरा प्रभाव की शक्ति और तीसरा मंत्र की शक्ति। ये कौटिल्य का मानना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में पहचानिए। ठीक है, कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इनको आपको क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लेवियाथन किसने लिखी थी? लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी, यानी सबसे पहले लेवियाथन आ जाएगा। उसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? डेविड स्टन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किसके द्वारा लिखी थी? जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। और द कैलकुलस ऑफ द कंसेंट, ये अंतिम पुस्तक
हो जाएगी। आप देख सकते हैं लेवियाथन हॉब्स की 1651 में लिखी गई थी और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, सॉरी यहाँ पर डेविड स्टर्न नहीं, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है 1963 में आर ए डेहल, ठीक है, जो बहुलवादी विचारक हैं आर ए डेहल, इनके द्वारा लिखी गई थी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। और द कैलकुलस ऑफ कंसेंट जो पुस्तक लिखी गई थी 1962 में जेम्स एम बुचमैन के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, द कैलकुलस ऑफ द कंसेंट, बुचमैन के द्वारा लिखी गई थी 1962 में। और अंतिम बुक है हमारी द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1917 में जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। ठीक है, इनको क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल विल रूसो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, पहले में हो जाएगा। दूसरा है सत्याग्रह, सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और तीसरे में हो जाएगा ग्राम स्वराज, और ग्राम स्वराज के बाद हो जाएगा अथॉरिटी एज फेडरल की बात की गई थी। आप देख सकते हैं जनरल विल की बात रूसो के द्वारा की गई थी, सत्याग्रह की बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ग्राम स्वराज की बात भी महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। और अथॉरिटी एज फेडरल सबसे अंतिम में हो जाएगा, जो यूनियनवाद यानी संघवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन का क्रम पहचाना है। ठीक है, इनको भी क्रम में लगाने की बात कर रहा है, देख लेते हैं बुक से हैं तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट्स, ठीक है। उसके बाद द पावर एलिट, पावर एलिट का मतलब है अभिजन सिद्धांत से। और उसके बाद आ जाएगा पॉलिटिकल मैन, और अंत में आ जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। प्लेटो, प्लेटो का संबंध किससे हो जाएगा? फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा से, ठीक है। ए का 4 तो हो जाएगा। और दूसरा बी है मैकियावेली, मैकियावेली का संबंध है प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी की बात मैकियावेली के द्वारा की जाती है। और अगला है हमारा हीगल, हीगल ने क्या किसका बात की थी? हीगल ने की थी टाइम स्पिरिट की बात की थी। और अरविंदो का संबंध जो है सावित्री से हो जाएगा, जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और साथ ही नोट डाउन जरूर करें, और साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गेट कीपर्स जो लिखी गई थी, गेट कीपर्स की बात करेंगे तो डेविड ईस्टन हो जाएगा, यानी ए का 3rd हो जाएगा। और दूसरा है बी, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये J.S. मिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कहा गया था कि एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, ये मिल का मानना था। और अगला है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में, यानी सी का दूसरा हो जाएगा। और एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात किसके द्वारा की गई थी? कॉलड्यूस के द्वारा की गई थी, यानी डी का पहला राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ठीक है? यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से राइट कौन सा है, इसे देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उपविद्या शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार की कुछ विकृतियां आ गई थी, ठीक है। तुलनात्मक सरकार की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि विकृतियां आ गई थी, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला है, तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति का निर्माण अमेरिका में, यूएसए में नहीं हुआ था। तीसरे की बात करें, तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन में से पैदा हुई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति की जो उत्पत्ति हुई थी राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी, ठीक है, यानी बिहेवियरलिज्म मूवमेंट से पैदा हुई थी। और डी वाला है, तुलनात्मक राजनीति पिछली सदी के 50वें दशक में अस्तित्व में आई थी, तो डी वाला भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए, बी और डी राइट रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिवेश किसी अकस्मात घटना का परिणाम नहीं है, अर्थात तुलनात्मक राजनीति का निर्माण अचानक नहीं हुआ। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति का यह नूतन स्वरूप एक लंबी और अनवरत यात्रा का परिणाम है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछा गया है, तो इसे देख लेते हैं। ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है। बी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में ऐसा नहीं है। बी है, पश्चिमी मंत्री स्वरूपी सरकार मंत्रिमंडल की अनौपचारिक स्थिति पर जोर देती है। अनौपचारिक नहीं, औपचारिक स्थिति पर जोर देती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी की बात करेंगे तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और पूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोत्तम स्वरूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने का भी उत्तरदायी है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है और ब्रिटिश शासन प्रणाली में पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, यानी सुप्रीम लीडर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है, क्योंकि मंत्रिमंडल का काम विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट पावरफुल होती है, इसीलिए होना जरूरी है। डी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था के विकास के लिए इस धारणा को अपनाना जरूरी था कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए सम्राट के स्थान पर संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो देख लेते हैं इसको। राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री परिवीक्षण आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, आवश्यक नहीं है कह रहा है, जबकि राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता बहुत जरूरी है। अगला है, गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते। वही क्यों नहीं करते? इसीलिए जो गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक समाजीकरण में योगदान तो होता है, पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए बी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास, अभिवृत्ति, एटीट्यूड की स्थापना तथा उसका विकास करते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डी है, राजनीतिक समाजीकरण अधिपत्यवादी कुटुंब संरचना और मूल्यों के बीच की विभाजन रेखा की अनदेखी करता है। जब सी में कह रहा है कि सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे अनदेखी करने की बात की गई है, इसलिए डी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राजनीतिक समाजीकरण उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है, वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिनके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। और तर्क है इसका, सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश दूसरे देश से भिन्न होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और इसका स्पष्टीकरण भी आपस में मिलता है, इसलिए स्पष्टीकरण भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश से दूसरे देश से भिन्न होती है, बिल्कुल राइट है। इसीलिए आज कोई भी समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके, यानी मल्टीकल्चरलिज्म को फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके निर्माणक तत्वों के व्यवहार एवं गत्यात्मकता का साथ साथ अध्ययन किया जा सकता है। और राजनीतिक संस्कृति के आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थाओं के वस्तुपरक अध्ययन की ओर अपने ही चरण बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। राज्य और राज्य प्रणालियां आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और स्थायी अभिलक्षण होती हैं, यानी परमानेंट लक्षण होते हैं। और राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंध नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर एक अभिकथन और तर्क सही हो जाएगा और उसका स्पष्टीकरण भी सही है, क्योंकि राज्य और राज्य प्रणालियां आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत एवं स्थायी अभिलक्षण हैं। और राज्य प्रणालियां और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबंध नहीं है। किस प्रकार नहीं है? ऐतिहासिक रूप से।
इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और स्पष्टीकरण भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। और तर्क है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, इसीलिए अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से और अधिक खतरनाक हो गया है। आप देख सकते हैं, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, अर्थात क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का शासन में प्रवेश होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता ही खो दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम पहचानिए। तो उपागमों की बात करिए, सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले जो है आया था दार्शनिक उपागम। ठीक है, उसके बाद आया था मार्क्सवादी उपागम और उसके बाद आया था व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम जो है नया है, और उसके बाद अंत में जो सबसे नया है वो है व्यवस्था उपागम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किसका मिलान ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें जो मिलान राइट नहीं है उसे देख लेते हैं। पेरेटो अभिजन की संचालनशीलता, ये बहुत बार मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। पेरेटो जो है अभिजनवादी विचारक थे, तो अभिजन की संचालनशीलता की बात करते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला है राजनीतिक समीकरण की बात की है। राजनीतिक समीकरण जो है राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है लुसियन पाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है लुसियन पाई, संरचनात्मक विभेदीकरण की बात इनके द्वारा की गई थी, यानी सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन्सकी के द्वारा राजनीतिक क्षय की बात नहीं की गई थी। ठीक है, राजनीतिक क्षय की बात किसके द्वारा की गई थी, डेविड ईस्टन के द्वारा की गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल डीके की बात, तो यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, पेरेटो ने अभिजन की संचालनशीलता की बात की थी, राजनीतिक समीकरण की बात राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया, और लुसियन पाई ने संरचनात्मक विभेदीकरण की बात की थी, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स अभिजनवादी विचारक जो हैं, इन्होंने स्व अल्पतंत्र का लौह नियम, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया था, रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा दिया गया था। एसपी हंटिंगटन की बात करें तो इन्होंने आधुनिकीकरण की एक बहुमुखी प्रक्रिया का उल्लेख किया था, यानी बी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल ड्यूस के द्वारा रेसिप्रोटस की बात की थी, और ऑलमंड के द्वारा अभिजन, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑलमंड जो है संस्कृति की बात करते हैं, अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र के बात इनके द्वारा नहीं की गई है। अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र की बात जो है रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, ठीक है, पेरेटो, इनके द्वारा की जाती है। ऑलमंड का संबंध इससे नहीं है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र का लौह नियम, एसपी हंटिंगटन आधुनिकीकरण का एक बहुमुखी प्रक्रिया, और कॉल डाइच के द्वारा रिसेप्टर की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको, इसका भी राइट आंसर क्या है। आपका है, पहला है अधिकारी तंत्र या फिर नौकरशाही। ठीक है, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही का संबंध जो है कानूनी एवं तार्किक अधिकरण से है। ठीक है, जहाँ पे अधिकारी तंत्र होगा, नौकरशाह होगा, वहाँ पे कानून होना जरूरी है, इसीलिए इसका संबंध कानूनी एवं तार्किक अधिकरण से हो जाएगा। दूसरा है व्यवहारवादी, और व्यवहारवाद का संबंध किससे है, मानव स्वभाव का विश्लेषण से। भाई व्यवहार किस में देखा जाता है, मानव के स्वभाव में, इसीलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य व्यवस्था की बात जो की जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होती है, उसी को सामान्य व्यवस्था कहते हैं, जनरल सिस्टम। और अंत है पर्यावरणीय, डी वाला, पर्यावरणीय से संबंध है, कृषि एवं उद्योग आधारित को पर्यावरणीय के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। बुल एच,
बुल एच के द्वारा किसकी बात की थी? विकास की प्रणाली की बात की गई थी। ठीक है। और कैप्लन एम कैप्लन एम के द्वारा जो की गई थी प्रणाली सिद्धांत की बात की गई थी। और फ्रांसिस फुकुयामा की बात करें तो फ्रांसिस फुकुयामा ने जो है इतिहास का इन इन अंत द हिस्ट्री ऑफ एंड की बात की थी, यानी फुकुयामा का सेकंड हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स ने क्रांति की बात की थी, यानी क्रांतिकारी प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे एक बार देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो राजनीतिक दलों का पंजीयन किस प्रकार होता है? चुनाव आयोग के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, एक तो मान्यता प्रदान करता है, दूसरा चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य राष्ट्रपति, सांसदों और विधायकों का चुनाव करवाना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? तो यूपीए सरकार में भागीदार दल था द्रमुक। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, द्रमुक यूपीए सरकार में भागीदार है। यूपीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नाम दिया गया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और द्रमुक हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? तो अभी तो जम्मू कश्मीर से 370 कोलैप्स हो चुका है, यानी हट चुका है, तो उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य असेंबली में जम्मू कश्मीर का शासन का जो प्रशासन था वो 6 साल के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। ठीक है, तो यानी अभिकथन और तर्क दोनों राइट हो जाएंगे और स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रबंध में भारतीय प्रशासन तंत्र की भूमिका का विश्लेषण करते समय यह तथ्य सर्वविदित है कि नौकरशाही का वेबर प्रतिमान, ठीक है, नौकरशाही का प्रतिमान किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। वेबर प्रतिमान, जिसका ध्येय संगठनात्मक कुशलता और प्रभावशीलता प्राप्त करना है, मोटे तौर पर राष्ट्रीय विकास की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अनुपयुक्त है। इसीलिए प्रबंधन के नौकरशाही और तकनीकी संरचना जो है अंतर्जित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में पहचानिए। तो इसमें क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1969 में, और उसके बाद संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिया गया था। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का खत्म होना 1975 में, ठीक है, जब आपातकाल लगाया गया था। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना 1977 में, जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया था? ए.के. गोपालन केस 1950 में ए.के. गोपालन केस हुआ था। फिर गोलोकनाथ केस आया था 1967 में। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में। और उसके बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन संबंधित केस आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, तो इसे देख लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड की बात कब की गई थी? 1932 में। और जेपी का बिहार आंदोलन, जेपी का जो बिहार आंदोलन का संबंध जो है टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति से है, ये हुआ था 1974 में। अगला है ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना। ये देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, तो इनका कार्यकाल था 1982, ज्ञानी जैल सिंह। और वाजपेयी जी का पहली बार प्रधानमंत्री जो बने थे 1996 में बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो फिर इसे देख लेते हैं। रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है रजनी कोठारी की, बहुत बार पीजीटी और नेट के एग्जाम में पूछी गई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। रजनी कोठारी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस,
अगला है लॉयड एंड सुजोन, ठीक है, लॉयड और सुजन रुडोल्फ के द्वारा जो लिखी गई थी, इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है, ये लॉयड और सुजन रुडोल्फ के द्वारा लिखी गई थी। प्लीज़ आप लोग इनको नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अगला है हमारा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अंत में महात्मा गांधी के द्वारा दो बुक लिखी थी, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा लोक प्रशासन से संबंधित पद सोपान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। मापन प्रक्रिया यानी स्केलर प्रोसेस किसने कहा है, ठीक है, पद सोपान को मापन प्रक्रिया या फिर स्केलर प्रोसेस जो है मूने और रैले के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पद सोपान को मापन प्रक्रिया मुनि और रेले ने कहा। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जाती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है, अर्थात सर्वोच्च अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश देता है और वो अधिकारी अपने से नीचे अधिकारी को आदेश देता है, यही पद सोपान प्रक्रिया कहलाती है। अगला है नीचे दिया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्र बनाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अनौपचारिक संगठन की बात जो है मानव संबंध सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने, ठीक है, मानव संबंध सिद्धांत की बात इसमें की गई है। ये अनौपचारिक संगठन सिद्धांत से संबंधित है। मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन में मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की जरूरत है। अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देने की बात कही जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए प्रावधानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग मानने वाले विचारक हैं पॉल एच एफएलबी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉल एच एफएलबी निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से भिन्न मानते हैं। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफी प्राचीन है, तथापि अध्ययन की एक शाखा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है और संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आज देख सकते हैं आज प्रशासन का संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य हो गया है और नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है और संसद प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।